स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें प्योरीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो क्या होता है, तब हम कोलॉइड्स बनाते हैं तो कोलॉइड्स बनाते टाइम हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारे क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं, वो इम्प्योरिटी की फॉर्म में उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या है, उनको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। किसको, इम्प्योरिटी को। तो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। देखो क्या होता है, हमारी बॉडी में भी क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है और हमारी बॉडी में भी डायलिसिस चलता रहता है। जैसे कि अगर बात करें, जो हमारी किडनी है वो प्योरीफिकेशन का ही काम करती है, जो इम्प्योरिटी को रिमूव कर देती है और जो मेन चीज़ें उनको वो रख लेती है। तो हमारी बॉडी में भी प्योरीफिकेशन चलता रहता है। किस चीज़ का, ब्लड का प्योरीफिकेशन चलता रहता है। अब बात करते हैं कि डायलिसिस है क्या। सबसे पहले हमें इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है। चलो, अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो होता क्या है, आप बताएंगे कि इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पार्टिकल्स होते हैं। दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक हो हैं हमारे क्रिस्टलोइड्स और दूसरे हमारे हैं कोलॉइड्स। फर्स्ट वन क्रिस्टलोइड्स एंड सेकंड वन कोलॉइड्स। अब मैं क्रिस्टलोइड आपको पहले भी बता चुका हूं। क्रिस्टलोइड्स साइज में छोटे पार्टिकल्स होते हैं और कोलॉइड्स साइज में बड़े पार्टिकल होते हैं। ये इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं बट ये इजीली डिफ्यूज नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक डायलाइजर, अब इसकी प्रोसेस पे चलते हैं। ये तो हुआ इसका प्रिंसिपल, क्या, जिसमें क्रिस्टलोइड क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और कोलॉइड्स पास नहीं होंगे। इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा ये कंप्लीट फिनोमेना चलता है। अब ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको वो बता रहा हूं। चलो सुनो प्रोसेस। इसकी जो प्रोसेस है, क्या करेंगे हम, एक लेंगे डायलाइजर। ओके, एक एपरेटस हमने ले लिया डायलाइजर, जिसके यहां पे मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप। चलो, अब हमने क्या किया, इसके अंदर यहां से वाटर का फ्लो करवाया। ये इनलेट है ये वाला, और यहां से हमने आउटलेट लगा दिया है। यहां से हमने फ्लो करवाया। अब क्या होगा, इसमें से जैसे वाटर का फ्लो होगा, यहां से जो वाटर का फ्लो हो रहा है, इसमें जो क्रिस्टलोइड्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के साथ क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। बट जो पार्टिकल्स क्या है, बड़े हैं, वो इसमें से फ्लो नहीं करते, वो मेम्ब्रेन में से फ्लो नहीं करते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो इसमें से फ्लो करने लगते हैं इजीली। तो यहाँ से ये वाटर का फ्लो चलता रहता है। और जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, H2 डालेंगे, तुरंत हम उस H2 को निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। अगर इम्प्योरिटी बाहर निकल सकती हैं तो इम्प्योरिटी वापस भी उसमें आ सकती हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें किस चीज़ की, क्रिस्टलोइड्स की, क्रिस्टलोइड अगर बाहर निकल सकते हैं तो वो अंदर भी आ सकते हैं। तो जैसे ही हम इसमें वाटर डालेंगे, वाटर को तुरंत हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, हम बाहर निकाल देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये फिर से उसके अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया है, हमारी किडनी भी यही काम कर रही है, क्रिस्टलोइड्स को बाहर निकाल रही है। और क्रिस्टलोइड्स को बाहर निकालने के बाद अगर आपने एग्जर्ट नहीं किया,
अगर आप वॉशरूम नहीं गए तो वो क्या करेंगे, वो अंदर वापस जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोसेस रिवर्स होगी और हमारी किडनी उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से हमारी किडनी फेल हो सकती है। तो अगर हमें वॉशरूम आता है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टलॉइड अगर इसमें से बाहर निकल सकते हैं तो ये क्रिस्टलॉइड इसमें अंदर भी आ सकते हैं। ये हुई हमारी इसकी क्या प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ से हमने वाटर लिया, डायलाइजर में से क्रिस्टलॉइड को ये लेके पास हो गए, मींस यहाँ से क्रिस्टलॉइड बाहर निकल गए, और कोलॉइड्स जो थे वो तो बड़े थे साइज में, वो हमारे इसके अंदर रह गए, वो मेम्ब्रेन में से पास नहीं हुए, मेम्ब्रेन में से पास नहीं हुए तो वो इसी के अंदर रह गए हैं। ये इसका प्रोसेस है। बट अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आई, ये जो प्रोसेस है ये स्लो है। अब हम नहीं चाहते कि हमें इतना टाइम लगे। अब इस प्रोसेस को हमें क्या करना है, फास्ट करना है। अब इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोडायलिसिस कर दिया। क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोडायलिसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोडायलिसिस सेम यही फंडा है, यही फिनोमेना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है मैं वो आपको बता देता हूँ। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ओके, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर होता है चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं। अब जैसे ही आपने फील्ड लगाया, जैसे ही आपने यहाँ पे फील्ड लगाया, क्या होगा, ये जो अपोजिट चार्ज हैं वो क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो करेगा। मींस ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो सेम है, प्रोसेस वही रहेगी, बट क्या हो गया है, प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गई है। फंडा वही है, प्रिंसिपल वही है, सब कुछ सेम है, बट क्या हो गया है, आपने फील्ड लगा के प्रोसेस को क्या कर दिया है, फास्ट कर दिया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बताओ अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा एक और भी है, और वो जो हमारा है वो क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा है किससे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से। अगर हम पास करते हैं किस चीज़ को, ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में से, वो पास हो जाएगा। बट अगर हम उसको पास करें, किस में से पास करें, कोलोइडल को फिल्टर पेपर में से, ये भी पास हो जाएगा, ये भी सेपरेट नहीं हुआ। अब क्या है, अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि कैसे इसको फिल्टर किया जाए। हमने तो बोला था इसका सेपरेशन हो सकता है, तब हमने डिफरेंस बढ़ा था तो हमने बढ़ा था सेपरेशन हो सकता है। अब सेपरेशन अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन कैसे हो पाएगा। तो सेपरेशन करने के लिए सुनेंगे, आपको जो फिल्टर पेपर था, ये आपका फिल्टर पेपर है मान लो, इसके पोर का साइज ये है, ये इसके पोर का साइज है। अब आपने इसमें से अगर ट्रू सॉल्यूशन को पास किया, वो इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर का है, काफ़ी छोटा है, वो पास हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कोलोइडल की, वो है हमारे 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। अब ये भी पास हो जाएंगे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से। अब हम क्या करते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, पोर का साइज कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए कि कोलोइडल पार्टिकल उसमें से पास ना हो। अब ऐसा करने के लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ये भी आपसे पूछा जाता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलोइडियन सॉल्यूशन। कभी कभार ये पूछा जाता है आपसे, कोलोइडियन सॉल्यूशन। अब बात ये है कि ये कोलोइडियन सॉल्यूशन होता क्या है, इसका कंपोजिशन कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज, ओके, प्लस एल्कोहल और ईथर सॉल्यूशन।
ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है 4% नाइट्रोसेलुलोज अल्कोहल और क्या हो गया है, ईथर। फिर इसको हार्ड भी किया जाता है। हार्डनिंग जो इसकी होती है, हार्डनिंग कैसे होती है, वो होती है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इसको हार्ड किया गया किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कोलोडियन सॉल्यूशन होता क्या है, तो आप बोलेंगे 4% नाइट्रोसेलुलोज और उसके बाद उसमें क्या है, अल्कोहल है और क्या है, ईथर है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सेलुलोज यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर, और इसको हार्ड किया जाएगा, किस में से किया जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड में से। अब इसका जो साइज है वो इतना कम हो गया है कि उसमें से अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को पास करोगे तो वो तो फिर भी हो जाएगा, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो पेपर है, अब ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नहीं है, ये जो पेपर है ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब इसमें पोर साइज इतना छोटा हो गया है कि उसमें से कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे और अब हम इजीली उसमें से सेपरेट कर पाएंगे। बताइए ये आपको क्लियर है या नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा डायलिसिस, सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रोडायलिसिस, थर्ड हमने पढ़ा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में हमारा सिंपल सा फंडा है, क्या किया हमने, पोर का जो साइज़ है वो हमने रिड्यूस कर दिया है। कैसे कर दिया है, एक सॉल्यूशन की हेल्प से। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। होता क्या है, 4% नाइट्रोसेलुलोज अल्कोहल प्लस ईथर। ओके, और उसको फिर हार्ड करने के लिए हमने क्या लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की हेल्प से हमने उसको क्या कर दिया है, हार्ड कर दिया है। ओके, चलो अब ये सभी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये हमारी प्योरीफिकेशन थी, हो गई है। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी कौन कौन सी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोचो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आप रिप्लाई भी कर सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे नहीं करती हैं। ये सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल देते हैं ये नॉन वोलेटाइल की हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, नॉन वोलेटाइल की, इसीलिए ये डिपेंड नहीं करती नेचर पे, ये डिपेंड करती हैं किस चीज़ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब टॉपिक को आगे अगर हम पढ़ें उससे पहले एक चीज़ हम और क्लियर कर लेते हैं, वो क्या है, ये मास के डायरेक्टली थी या इन्वर्सली थी। आपको जानना होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मास के डायरेक्टली हैं या इन्वर्सली हैं। तो मैं आपको बता दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मास के इन्वर्सली है। मास जितना ज़्यादा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो मास के क्या हुई है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई। अब एक चीज़ और हमने देखी थी, तब हम प्रैक्टिकली वैल्यू नोट कर रहे थे क्योंकि थ्योरेटिकल वैल्यू कभी कभार गलत आ रही थी। हमने वेंट हाउस फैक्टर भी पढ़ा था। वेंट हाउस फैक्टर में आई, जिसमें दो केस थे, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में क्या होता था, आई की वैल्यू जो होती थी वो 1 से बड़ी होती थी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बड़ी हो जाती थी। बट अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन की केस में, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या हो जाती थी, 1 से छोटी हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या हो रहे हैं, बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं। अगर बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं तो मास भी क्या हो रहा होगा, ज़्यादा। ऊपर से क्या हो रहा है, एसोसिएशन। अगर मास बढ़ गया है, ऐड होने से मास बढ़ गया है, और आप कह सकते हो एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1 से कम हो गई है, देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, कम। किसके लिए, कोलोइडल के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, कोलोइडल के लिए, वो क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में।
याद रहे ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, किससे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी? कोलोइडल की। अब वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे इस केस में एक तो हमारा हुआ है एसोसिएशन, और दूसरा फिर क्या हुआ, एसोसिएशन की वजह से मास बढ़ गया है। ओके, तो यहाँ पे मास भी क्या है, कम है, पार्टिकल साइज भी क्या है, छोटा। पार्टिकल्स क्या हो, डिसोसिएट हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर रहेगी, किसके कंपैरिजन में? कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम उनको कवर करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन ने इस प्रॉपर्टी को बताया था, ब्राउनियन मूवमेंट। तो बताइए ब्राउनियन मूवमेंट हमारा होता क्या है? आपने 9th में भी पढ़ा होगा ब्राउनियन मूवमेंट। चलो, तो ब्राउनियन मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, एक पोलियन ग्रेन लेते हैं हम। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है? ब्राउनियन मोशन। अगर ब्राउनियन मोशन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, एक पोलियन ग्रेन, एक बहुत छोटा पार्टिकल हम लेते हैं और उस छोटे से पार्टिकल को हम जैसे ही सॉल्यूशन में डालते हैं, यहां पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ये मैंने वैसे बड़ा दिखाया बट ये पार्टिकल्स इतना बड़ा होता नहीं है, ये पार्टिकल्स इसको रैंडमली हिट करते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, ये जिगजैग मोशन करता है, ये इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है। मीन्स मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं, इस टाइप से ये मोशन करता है जिसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये जो ब्राउनियन मोशन है ये मिलता है किस केस में? कोलोइडल के केस में। तो हमारा आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि जो कोलोइडल होते हैं वो क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, और रैंडमली मूव करेंगे तो पोलियन ग्रेन को क्या करेंगे, वो हिट करेंगे। और पोलियन ग्रेन को अगर वो हिट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो जिगजैग मोशन में क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। और अगर वो जिगजैग मोशन में मूव करता है तो आपको एक मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देगी, उसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पे ये रखा गया था, ब्राउनियन मोशन। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है हमारी जिसको हम कवर करते हैं। आपने सुना होगा टिंडल इफेक्ट। सुना है टिंडल इफेक्ट आपने? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी आ चुकी हैं, पहले भी आ चुकी हैं। तो अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की अगर बात की जाए तो टिंडल इफेक्ट में होता क्या है मैं वो बताता हूं आपको। टिंडल इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई देगी। आपके पास एक ट्रू सॉल्यूशन है, ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, यहां से आपने लाइट पास करवाई, ये ट्रू सॉल्यूशन आपका, यहां से लाइट पास हो गई, आपको यहां पे ब्राइटनेस नजर आएगी, यहां पे ब्राइटनेस नजर आएगी, बट आपको यहां पे किसी तरह की कोई स्कैटरिंग नजर नहीं आएगी, कोई पाथ नजर नहीं आएगा। अब अगर आपने क्या ले लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन, और इसमें से आपने लाइट को पास करवाया, तो आपको ब्राइटनेस केवल यहां और यहां नजर नहीं आएगी। आप किसी भी तरफ से इसको देखेंगे तो आपको ब्राइटनेस नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का साइज क्या है, बड़ा है। अब वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, और वो स्कैटर जो होती है ना, वो क्या है, वो हमारी तरफ भी हो रही होती है, पीछे की तरफ, इधर, वो सभी डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो रही होती है। और अगर सभी डायरेक्शन में स्कैटरिंग होगी तो हम उसको किसी भी तरफ से देखेंगे तो हमें वो नज़र ज़रूर आएगी। अब इस केस में यहाँ पे
यहाँ बाहर की तरफ, हमारी तरफ, यहाँ पे इस तरफ स्कैटरिंग या पीछे की तरफ स्कैटरिंग नहीं हो रही है। हालांकि लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, बट वो यहाँ से देखेंगे तो हमें स्कैटरिंग नज़र नहीं आ रही है, यहाँ से देखेंगे स्कैटरिंग नज़र नहीं आ रही है, साइड में से देखेंगे उधर तो स्कैटर होकर लाइट आ ही नहीं रही है। इसमें सभी डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो रही है। तो अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, आप पीछे से देखेंगे आपको नज़र आएगा, बट इस केस में स्कैटरिंग नज़र नहीं आएगी। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। बट अगर बात की जाए ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। ओके, ये हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। तो आपको याद रहे कि कोलोइडल जो होता है वो हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है, बट जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं लगता है किस चीज़ का? स्कैटरिंग का। चलो अब हम आगे चलते हैं और क्लियर करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को। ओके, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मैं वो आपको बताता हूँ, सुनो। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नेम से पता लग रहा है कुछ बातें होंगी किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि करंट पास होगा या नहीं होगा। और करंट पास सॉल्यूशन में किस वजह से होता है? चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कोलोइडल के अंदर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कोलोइडल के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है। कैसे होता है वो सुनेंगे आप। चलो हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है, मे बी आपसे पूछा जा सकता है। चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपके पास दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है Ag, यहाँ पे AgNO3 प्लस NaI। आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, और जैसे हमने इनको मिक्स किया ये बन गया AgI। ये एक्सेस है, इनमें से एक एक्सेस दे रखा होगा, और बाकी क्या बच गया? Na प्लस NO3 माइनस। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहां पे ये जो है ये सोल है। अब इस पे चार्ज कौन सा आएगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज क्या आएगा? देखो क्या होता है, इसमें से और इसमें से Ag और I, ये बना हमारा यहां पे। अब आपको देखना है इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में इनके साथ कॉमन कौन सा है। अब ये और ये हमने देखा, इसमें से कॉमन Ag है और इसमें से कॉमन I है, बट आपको बताया गया ये एक्सेस है। तो ये एक्सेस है, तो इसका जो I है वो Ag को कंप्लीट क्या बना चुका है? AgI। क्या यहाँ पे Ag बचा? सोचो, क्या यहाँ पे Ag बचा? यहाँ पे रिएक्शन में नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये एक्सेस है। तो ये जो I है ये इस कंप्लीट Ag को क्या बना लेगा? AgI। बचा क्या? I बचा। I तो एक्सेस है, वो बच गया है, I बचा हुआ है। याद रखना, दो कंपाउंड से जो यहाँ पे एक हमारा सोल बन रहा है उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पे बचा हुआ है। Ag बचा है, I, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कॉमन से। कॉमन कौन सा है? तो यहाँ पे कॉमन है Ag, यहाँ पे कॉमन है I। तो ये तो खत्म हो चुका है, ये तो कंप्लीट कंज्यूम हो गया है। बट यहाँ पे जो I है वो एक्सेस है, I बचा हुआ है। तो I इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। मीन्स इसके चारों तरफ कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज। इसको उसने क्या कर लिया है? अट्रैक्ट कर लिया है। ये क्या है? ये फिक्स लेयर है। ये हमारी लेयर हुई फिक्स लेयर। अब जो ये नेगेटिव है पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो इसके बाहर जो है वो एक लेयर और आ जाएगी। उस लेयर को हम बोल देंगे मोबाइल लेयर। वो फिक्स नहीं है, मोबाइल लेयर नेम से हम उसको क्लियर करते हैं। तो बाहर जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? मोबाइल लेयर। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आपको पता लग गया होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही आएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा
तो यहाँ पे इसी का नाम रखा गया है, एक और रखा गया है। कभी कभार आपसे पूछते हैं जेटा पोटेंशियल क्या होता है, तो आप बता देंगे कि जेटा पोटेंशियल क्या होता है, जो फिक्स लेयर है और हमारी कौन सी लेयर है, मोबाइल लेयर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा जेटा पोटेंशियल। या फिर इसी को भी हम एक नाम और दे देते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जेटा पोटेंशियल। तो ये हुआ है इन दोनों लेयर का डिफरेंस। कौन सी लेयर का डिफरेंस, फिक्स लेयर, और कौन सी लेयर, मोबाइल लेयर के बीच का डिफरेंस। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो चार्ज आया था, कैसा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है पॉजिटिव, वो सुनो आप। मान लो हमने क्या कर दिया, सेम यही एग्जांपल लिया है ना, क्योंकि एक एग्जांपल लेके बेटर एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आप इजीली कर पाएंगे। अब ये एक्सेस है और ये जो है ये मोबाइल है, ये एक्सेस है, ये मोबाइल है, सॉरी ये कम है, लिमिटेड है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है जो रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ से बना AgI, रिएक्शन सेम रही, बट जो AgI है इसके ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप होगा। तो हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, Ag एक्सेस है तो I को कंप्लीट कंज्यूम कर चुका होगा, I तो बचा ही नहीं। अब I बचा नहीं है, कौन बचा है, Ag, तो इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा, Ag। अब हमारी ये हो गई फिक्स लेयर, और इसके फिर बाद में जो बचा हुआ है पॉजिटिव चार्ज वो आ जाएगा, वो हमारी है मोबाइल, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि अंदर पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव। ये हमारी जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, मोबाइल लेयर, और इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, जेटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बताइए अगर आपको ये क्लियर है तो। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे चलते हैं हम इस पे बात करते हैं कि कुछ ऐसे हैं हमारे पास जो पॉजिटिव सोल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव सोल हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, उस केस में हमें ये चीज़ें दी नहीं होती कि कौन एक्सेस है कौन क्या है, तो उस केस में आपको वो चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए कि कौन हमारा एक्सेस है और कौन सा ये सोल है, पॉजिटिव सोल है या नेगेटिव सोल है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड लाइक Al2O3.XH2O, ये क्या हुए, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड। इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का सोल है, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, अगर हमसे ये पूछा जाता है ये किस टाइप के सोल हैं, आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये है पॉजिटिव सोल। याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल ऑक्साइड के जो हाइड्रेट हैं वो किस टाइप के सोल होंगे, देन आपका आंसर पॉजिटिव। ओके, तो ये आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक डाई जो भी होती हैं, बेसिक डाई जो होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ये भी पॉजिटिव हैं। पहले मैं सभी एग्जांपल आपको पॉजिटिव के दे रहा हूँ, फिर मैं आपको नेगेटिव के एग्जांपल दूंगा। फिर आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉब्लम भी आई हुई है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो भी हमारा पॉजिटिव का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि आगे चल के आपसे कुछ प्रॉब्लम और पूछी जाएंगी, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आगे कर रहा हूँ, है ना। आगे कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि कैसे इनको प्रेसिपिटेट किया जाए, कोगुलेशन का एक टॉपिक आएगा, तो उस टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि ये चार्ज कैसा है, तभी तो आप अपोजिट चार्ज डाल पाएंगे। आपसे पूछेगा इसमें नेगेटिव चार्ज डालूँ या पॉजिटिव डालूँ, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन के ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जैसे और मैं आपको बता दूं, TiO2 है ना, ये मेटल ऑक्साइड जो है वो भी हमारे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये मैंने जो एग्जांपल दिए ये आपको दिए हैं पॉजिटिव के। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नेगेटिव के। मेटल जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम,
जिनको हम ब्रिडिग आर्क मेथड से प्रिपेयर करते थे, ये जो हैं ये है नेगेटिव सोल। ब्रिडिग आर्क मेथड मैंने एक्सप्लेन करवाया था, तो ये जो रहेंगे ये क्या रहेंगे हमारे नेगेटिव। सेकंड, और कौन कौन से नेगेटिव हो सकते हैं? मेटल सल्फाइड। कौन से? मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड की जैसे बात करें, आर्सेनिक सल्फाइड, ये भी मैंने बताया था आपको, AS2S3, ये इसकी प्रिपरेशन भी मैंने आपको क्लियर करवाई थी। तो ये जो है ये भी हमारा क्या है? नेगेटिव सोल है। तो मेटल सल्फाइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? हमारे नेगेटिव होंगे। या फिर हम कह सकते हैं उसमें बेसिक डाई था, इसमें क्या होगा? एसिड डाई। इजीली याद रख सकते हैं, उसमें क्या था हमारा? बेसिक डाई। बेसिक डाई है तो क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। और एसिड डाई है तो क्या होगा? नेगेटिव। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और सोल ऑफ स्टार्च, गम, क्ले, ये सभी क्या हैं? सोल ऑफ स्टार्च, गम, क्ले एटसेट्रा, ये सभी क्या है हमारे? ये भी नेगेटिव सोल के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सोल नेगेटिव हैं और कौन कौन से सोल पॉजिटिव हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके, थैंक यू।